अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, पानामा लीक्स के तनाजुर में आने वाला जो सियासी भूचाल है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आज दिया है। उधर इमरान खान अपनी एहतजाजी तहरीक को इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन के साथ साथ चलाना चाहते हैं ताकि वज़ीर आज़म साहब किसी भी सूरत बच ना पाएं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सड़कों और अदालतों में छिड़ा ये मार्का आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन साबित होगा। बज़ाहिर हुकूमत इस सूरत हाल में जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए खुद भी सियासी और कानूनी जंग लड़ने के मूड में ही दिखाई दे रही है। हुकूमत को एक तसल्ली ये भी है कि अपोजिशन जमातें ज़बानी कलामी तो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन अमली तौर पर इनफरादी हैसियत से ही सड़कों पर निकलने का मंसूबा बना बैठी हैं। तो आखिर मुल्क की सियासी सूरत हाल का जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा? क्या अपोजिशन जमातें मतलूबा तादाद में आवाम को सड़कों पर निकाल कर हुकूमत को घुटनों पर टेकने में कामयाब हो जाएंगी? क्या इलेक्शन कमीशन में हुक्मरान खानदान के खिलाफ दर्ज जो रेफरेंस है इसका कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या हुकूमत और अपोजिशन में फाइनल मैच 2018 में के इलेक्शन में पड़ेगा? ये इससे पहले भी पड़ सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एमक्यूएम की। एमक्यूएम ने अपने कारकुनों की गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों और उनके दफातर पर जो मुसलसल छापे मारने का सिलसिला है इसके खिलाफ 4 दिन से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल कर रखी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का यह शिकवा है कि उनकी ये बात कोई नहीं सुनता। मुत्तहदा के सैकड़ों कारकुन लापता हैं जबकि बहुत से गिरफ्तार हैं जिन पर एमक्यूएम छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। फारूक सत्तार ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असम्बलियों से इस्तीफे देने पर मजबूर हो जाए। याद रहे कि मुत्तहदा का असम्बलियों से इस्तीफे देने और वापस लेने की जो रिवायत है ये बहुत पुरानी है, जिसका एमक्यूएम को कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुत्तहदा असम्बलियों के अंदर ही रहते हुए अपने तहफुजात सबके सामने लाए? क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एमक्यूएम को ये यकीन दिला चुके हैं कि उनके साथ ज्यादतियां जो की गई हैं इनकी तलाफी होगी। दूसरी अहम बात एमक्यूएम की कराची ऑपरेशन पर मुसलसल तनकीद है। हालांकि सब जानते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान तमाम पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले जराइम पर गिरफ्त की गई, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वावेला आखिर एमक्यूएम ही क्यों मचाती है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जफर हिलाली साहब कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे और टेलीफोन लाइन पर मौला बख्श चांडियो साहब और एमक्यूएम के रहनुमा साजिद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस केस है, दूसरी तरफ अपोजिशन सड़कों पर है। इमरान खान 3 तारीख से जो है वो पाकिस्तान मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब सड़कों पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अब हुकूमत से ना तो कोई मुफाहमत होगी और ना ही हुकूमत को कोई रियायत दी जाएगी। कितना टफ टाइम है ये? आप समझते हैं कि हुकूमत अभी भी अगर संजीदगी का मुजाहरा करे, टीओआरस पर लचक दिखाए तो मामलात को बिगड़ने से रोका जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बहुत गहरी तरीके से ये डिटर्मिन कर लिया है कि उनको किस हद तक और कहाँ से कितना नुकसान पहुँच सकता है। 2016 का अगस्त और तकरीबन सितंबर आने वाला है। उनको ये पता है कि तकरीबन 1.5 साल रह गया है उनकी हुकूमत में। अच्छा, अगर लॉस इमीडिएट भी होता है तो 1.5 साल का लॉस है, जो कि इमीडिएट होने के चांसेस ऑब्वियसली या उनको नज़र नहीं आते हैं। दूसरा, उनके पास पता है इखलाकी दबाव और कानूनी चारागोई। अच्छा, ये 2 प्रेशर्स हैं जो कि हुकूमत पे इस वक्त लागू हैं। इखलाकी दबाव अभी तक काम नहीं किया और लगता नहीं है कि आगे चल के काम करेगा। उसकी वजूहात क्या हैं उसकी हम बहस में जा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि उनका इखलाकी दबाव तकरीबन उतना ही है जितना इस माशरे का इखलाकी दबाव है। तो अगर इखलाकी गिरावट आपको माशरे में उस बुनियाद की नज़र आती है तो ना लीडर्स ने कभी उसको इखलाकी गिरावट को बेहतर करने की कोशिश की और ना ही हमारा माशरा उस तरह इवॉल्व हुआ जहाँ पर इखलाकी कदरें जो हैं वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाएं। ये बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। तो अगर इखलाकी गिरावट जो है या इखलाकी दबाव अपना काम नहीं कर पाया तो फिर एक ही चीज़ रह गई जो कि है कानूनी चारागोई। कानूनी चारागोई के अंदर उनको ये पता है कि इस किस्म का क्राइम सिवाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अलावा और डायरेक्ट एविडेंस किसी सूरत भी नहीं लाया जा सकता। अभी कल परसों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि एफबीआर ने ये कहा है या जो भी वो टैक्सेशन का हमारा इदारा है कि हम 5 साल से पुरानी कोई रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। अच्छा,
अब अगर इस किस्म की गुफ्तगू है, इस किस्म के बयानात हैं, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट 10 सवाल पूछेगा कि क्या वहाँ से चले गए थे, वहाँ पे होके आ गए, वहाँ से क्या जवाब मिला, और अगर तुमने इलेक्शन कमीशन में अपने एप्लीकेशन दी हुई हैं तो फिर अभी हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर भी इसको साबित करना, इस वाइट कॉलर क्राइम को, तकरीबन इम्पॉसिबल है। एक अल्टीमेटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि फिर एक अखलाकी दबाव बनाएगा, लेकिन क्या अखलाकी दबाव के नीचे हमारे लीडर्स किसी तरीके से, तो क्या हो सकता है वर्स्ट केस सिनारियो? वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि हो सकता है कि इतनी देर चले कि अगले साल सितंबर अक्टूबर में जाके ये हुकूमत इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दे, यानी अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, नवंबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए। तो बहरहाल इस हुकूमत को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ऑपोजिशन की भी आपने बात की, मैं उसमें इस वक्त जाना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान हर महाज पर लड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी सड़कों पर वो मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन वो जा चुके, सुप्रीम कोर्ट जाने का वो इरादा रखते हैं, इसका ऐलान कर चुके। सबसे ज्यादा मजबूत फोरम कौन सा है इस वक्त उनके लिए? देखिए, उनके लिए फोरम यही है जो वो ट्राई आउट कर रहे हैं। किसी तरीके से स्ट्रीट पावर अगर किसी तरीके से आ जाती है, उस किस्म की जो कि आइसलैंड में आई, उस किस्म की जो कि यूक्रेन में आई, उस किस्म की जो बाकी ममालिक में आई, तो फिर कोई एक जवाब बनता है, हुकूमत थोड़ी सी हिलती है। याद रखें 126 दिन का धरना जिसने इस हुकूमत को हिला के रख दिया था, वो सिर्फ धरना था। अब अच्छा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर किसी भी लम्हे पे, किसी भी जगह पे हुकूमत से कोई सौदेबाजी नहीं करती अपने सियासी मफादात की खातिर, तो फिर हो सकता है कि फिर इस किस्म का प्रेशर जनरेट हो जाए जो कि हुकूमत को खत्म नहीं करेगा, लेकिन अर्ली इलेक्शन के प्रेशर तक ले जा सकता है। जफर इलाही साहब, 2014 के धरने से ज्यादा टफ टाइम है या हुकूमत आसानी से इस मरहले से भी निकल जाएगी? ये मुझे नहीं पता, मगर एक चीज़ मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे बड़ा शर्म आ रहा है शहजाद चौधरी साहब के एनालिसिस सुन के। शायद सच हो, मगर मुझे शर्म ये आ रहा है कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी हो, जो भी क्रिमिनल एक्ट किसी ने करें, वो उसके लिए कोई सज़ा है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद मुल्क है जिधर एक क्लियर क्रिमिनल वायलेशन ऑफ द लॉ हुआ है, एक इलीगल एक्ट हुआ है, पूरी दुनिया के सामने वो पेश हुआ है कागज समेत, मगर आप यकीन कर सकते हैं कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस पर एक्ट नहीं किया? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जुडिशरी ने एक्ट नहीं किया? क्या आप यकीन ये कर सकते हैं कि जब तक लोग जाके बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहें नोटिस लो, नोटिस लो, नोटिस लो, कोई नहीं ले रहा है? और मजे की बात, दूसरे मुल्कों में तो 1 और 2 दिन बाद लोगों ने इस्तीफे देके हट गए, इधर 4 महीने हो गए और सब लोग जाके दरखास्त कर रहे हैं खुदा के लिए कुछ करो। ये आई हैव नेवर सीन अ कंट्री लाइक दिस। एक दूसरी बात, अगर भी और देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और क्या कहते हैं वो दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल, दोनों में मुख्तलिफ। पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है सुओ मोटो एक्शन लो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि वो ले ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार नहीं है। माने 184(3) की तरह उन्होंने बड़े लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, मगर अली जफर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उनको पूछें तो वापस हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे। शाजिया, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस ले रही है भाई? इस वक्त तक मैं आपको बताता हूं, FIA का इकोनॉमिक विंग जो है, जो निसार साहब के नीचे काम करता है, दैट शुड हैव कम इनटू एक्शन। नैब जो है वो इट शुड हैव कम इनटू एक्शन। और मैं तो कहता हूं anywhere where there is an illegal crime has been committed, it should have come into action, मगर कोई नहीं आया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं, नहीं ठहरिए, मैं आपको बताता हूं चीफ इलेक्शन कमीशन। ब्रेक लेने दे, वापस आते हैं, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे फ्रेंडली ऑपोजिशन कहा जाता है, सितंबर से इन्होंने भी सड़कों पर आने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। क्या फ्रेंडली ऑपोजिशन की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज भी फ्रेंडली होगा? एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब पहले अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर चांडियो साहब को भी लाइन पे ले रहे हैं हम। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ना एफबीआर इस एक्ट में आया है फाइनेंशियल करप्शन के, ना एफआईए का इकोनॉमिक विंग आया है, ना अब लोग कह रहे हैं सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को आ जाएं इसलिए 62 63, मगर वो कैसे आएगा? ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। मैं नहीं बताना चाहता कौन सा नाम क्या, मगर आप जाके देखें किसके दामाद को 19 ग्रेड के अफसर को 21 ग्रेड का चार्ज मिला है, किसका भतीजे को टॉप फॉरेन पोस्टिंग मिला है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा एक तरीका निकाला था, वो था लैटरल एंट्री स्कीम। इलेक्शन के पहले 77 इलेक्शन के पहले वो जाते थे पब्लिक मीटिंग्स में, और जिसको उधर अपॉइंट करते थे, फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम, डिप्टी सेक्रेटरी इधर, ये वो ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट होते थे उनके सपोर्टर्स को। नाम ले लें, आप पहेलियां बुझवा रहे हैं, आवाम को समझ आना चाहिए आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बात करें, आप नाम ले लें। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम ले सकता हूं, आप शायद आप लोग रोकते हैं कि हाँ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम मैं ले रहा हूं। रजा साहब का दामाद क्या कर रहा है? रजा साहब का दामाद जो है हाउसिंग अथॉरिटी में किस ग्रेड में है, खुद किस ग्रेड में है और किस चीज का चार्ज है? और उनका तो दूसरा है, उनका भतीजा है जिनीवा में ट्रेड का पोस्ट सेक्रेटरी का पोस्ट लिया है कि नहीं? I mean, वो कहेंगे इनकी सिलेक्शन हो गई, दिस इज ऑल फॉर्चुएटस। मैं कहता हूं भुट्टो ने भी ये शुरू किया था इलेक्शन का, ये माफ करिए, लैटरल एंट्री स्कीम, जो हम लोग जो रेगुलरली आए थे हम उसको कहते थे लैट्रीन एंट्री स्कीम, इसलिए कि 1977 का इलेक्शन आना था और ये लोगों को इस्तेमाल करना था। कहने की बात यह है कि माफ करिए, मगर फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, हमारे लीडरों का भी कसूर नहीं है, ये तो अवाम का कसूर है। हमारी अवाम एक्सपेक्ट्स करप्शन, दे बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पनामा लीक्स के मामले पर कोई मौसर कार्रवाई कर सकेगा, या मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और नतीजा वहीं से निकलेगा? देखिए, इससे पहले मैं लेट मी जस्ट मेक फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर जो मेरी नज़र के अंदर। जी। एक तो हिलाली साहब का जो गुस्सा है ना, वो जो उनका जो दर्द है वो बिल्कुल जायज़ है। आई मीन ही इज़ एब्सोल्युटली, आई थिंक ही रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ एवरी नॉलेजेबल पाकिस्तानी, जिसको कि जो इन्फॉर्म्ड है उसका रवैया यही है, और जो कि खुद कोई अपना मफाद नहीं रखता वो उसका रवैया यही है। अच्छा, बदकिस्मती से जो हमारा 90% लोग हैं जो कि मुआशरा बनाते हैं, जो सिविल सोसाइटी या सोसाइटी बनाते हैं, वो बदकिस्मती से इस लेवल का नॉलेज या दर्द या इंफॉर्मेशन नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो इस ताल्लुक़ से, इस निज़ाम से लाताल्लुक़ हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जो शर्म की बात की हिलाली साहब ने, वो सिर्फ हिलाली साहब को शर्म नहीं आनी चाहिए, मेरा ख्याल है हम सबको शर्म आनी चाहिए जो इस माशरे के मेंबरान हैं। यानी हमारा मुआशरा वो मुआशरा जिसके अंदर के इतना बड़ा मामला हो गया, ये इमरान खान देखिए इतना बड़ा करिश्मेटिक लीडर है, वो 5000 बंदे बाहर नहीं निकाल सका अपनी 3-4 रिलीज के अंदर। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं गुजरांवाला, गुजरात वगैरह में अभी ये काम, अच्छा देखने का क्या वजह है? शहजाद चौधरी साहब, क्या वजह है 2014 में जो लब्बैक कहा था अवाम ने इमरान खान को, अब क्या वजह है कि इमरान खान के साथ अवाम निकल नहीं रही है सड़कों पे? देखिए हम इमरान खान को डिस्कस करना शुरू कर देंगे इस सवाल के जवाब में, जो मैं नहीं चाहता। लेट्स कीप ऑन द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये मुआशरा उस तरीके से लाताल्लुक हो चुका है। भाई, ये पैसा उनका है ही नहीं, ये करप्शन बंद हो जाएगी तो उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन देते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स तो पे ही नहीं करते, उनका ताल्लुक ही पाकिस्तानी खजाने के साथ नहीं है। 90% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री डोंट हैव एनी ताल्लुक विद द खजाना। बिल्कुल सही। वो कहते हैं भाई उस खजाने से खा जाते हैं, खजाने में ले आते हैं, उनका लेयर ला ताल्लुक, उनको आपने कभी आने ही नहीं दिया उस फोल्ड के अंदर। दिस सिस्टम इज मेंट एंड मेड फॉर दिस क्वालिटी ऑफ पीपल, जो कि बात गुफ्तगू हम कर रहे हैं यहाँ पे, या जो सुन रहे हैं, या जो इस किस्म के जो इशराफिया के अंदर बैठे हैं। तो एक मिनट बात सुन लीजिए। अच्छा, तो इसलिए एक तो ये बात, अब हमें क्या करना है? अच्छा, अब हमें, मैं इनकी हिलाली साहब बात करते रहे जो करते हैं, बिकॉज इनकी आवाज़ लाजिम है कि इस लेवल पे और इस पिच पे चलती रहे जिस पे वो बात कर रहे हैं। इमरान खान वो करता रहे जो कर रहा है, बाकी अपोजिशन पार्टीज वो करती रहे जो कर रही हैं। बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ, इसका नतीजा जो आप कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, हमें क्या मिनिमम, हमारा रिजल्ट क्या है इसमें से ढूंढना। मिनिमम रिजल्ट ये है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करो,
मिनिमम रिजल्ट ये है कि जो पैसे का हेर फेर है, जिसमें पैसा जाता है व्हाइट मनी होके वापस आता है, इसको रोको, कानूनों के जरिए रोको, कानून बनाओ। अच्छा, वो जो काम होना चाहिए वो काम उस तरफ करो। तीसरा, ये जो इलेक्शन में रिगिंग होती है इसको बंद करो, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करो, और जिस किस्म की हिलाली साहब आपको बता रहे हैं कि वहां पे मामला आते हैं उनको बंद करो। ये कोई नई बातें नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये तो ऑलरेडी होना चाहिए, ये कुछ नया नहीं है। और इदारों को जिनको काम करना चाहिए ऐसे वक्तों में, वो क्यों सामने आके काम नहीं कर, इसके ऊपर तो हमने पहले कुछ 4 महीने पहले शोर मचा दिया था कि कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि उन इदारों को जिनको कि टेक ऑन करना चाहिए था इस इशू को, वो बोल ही कोई नहीं रहा। यानी आप जुडिशरी के पास जाते हैं, जुडिशरी को जो उसको एंटरटेन नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर इस किस्म के मामलात हों, और उसकी भी वजूहात नजर आती हैं, आई एम टेलिंग यू, उसकी भी वजूहात है। हमारे कवानीन की शक्ल ऐसी है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूं, इस तरीके से मैं आपकी तरफ वापस आती हूं। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। वालेकुम सलाम। चांडियो साहब, सितंबर से आप लोगों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि आप लोग भी सड़कों पर आएंगे, हुकूमत से ना तो कोई रियायत होगी ना कोई मुफाहमत होगी। तो हम उम्मीद रखें जो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का तासुर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, एहतजाज फ्रेंडली नहीं होगा, एक भरपूर ऑपोजिशन के तौर पर उभरेगी, सामने आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी अदा करना जरूरी समझा है वो किरदार अदा किया है। किसी भी मसले का शिकार कभी पीपल्स पार्टी नहीं रही। आमरे के खिलाफ जंग देखेंगे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हिस्से आई है। फांसियां सजाना, कैद कोड़े बर्दाश्त करना सिर्फ पीपल्स पार्टी के हिस्से आई है, और कोई पार्टी नहीं। जिनके कायदीन को उतारा गया हो, मारा गया हो, जेलों में डाला गया हो, वो कारकुन छुप के घरों में बैठ जाते हैं, बगलों में नजरबंद होते हैं। पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम जगता ही नहीं कि वो दोस्ताना माहौल में। करप्शन के ज्यादा इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पे ही लगे चांडियो साहब। ये दुरुस्त है। अब आप ठीक है, मैं एक बात कर लूँ, उसके बाद नया मौजू पैदा करे उसमें भी बात करूंगा। हम दोस्त हैं, हमने दोस्ताना सियासत की। वो दोस्ताना सियासत मुस्लिम लूट के साथ नहीं है, वो दोस्ताना रवैया हमारा जमहूरियत के साथ है। सारे इख्तलाफात के बावजूद, सारी दुश्मनियों के बावजूद, बीबी को इतना दरबदर उड़ाने के बावजूद, जरदारी साहब को जेल कैद में रखने के बावजूद, उस जमहूरियत को खतरा लाक हुआ तो हमने गैर मशरूत उसकी हिमायत की और जमहूरियत को बहरान से निकाला। ये बात हकीकत है। आज भी हम दोस्त इनके मुस्लिम नूर के नहीं है, हम जमहूरियत के दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती की तो आपने बात की थी, दोस्ती की तो बात की थी बकौल चौधरी निसार के, अयान अली और डॉक्टर आसिम के केस के बदले, अयान अली की जमानत और डॉक्टर आसिम की रिहाई। चौधरी निसार अली खान का फरमाना कोई आसमानी बात नहीं है। उन्होंने अलल ऐलान पूरे मीडिया पर आकर ये बातें की हैं। बहुत सारी बातें और लोगों ने भी की है, सब तस्करा होना चाहिए। तो चौधरी निसार अली खान क्यों? ठीक है, उनका कहना कि वो पार्टी का चेहरा दिखाते हैं, वो पाकिस्तान के वजीर का नहीं लगते, वो लूली के रहनुमा लगते, उसे सिर्फ उनको बोलना चाहिए। हमने जो ऐलान किया है अपोजिशन, हमने कहा है अपोजिशन के साथ होगी, लेकिन अपोजिशन ने बदकिस्मती से या जोर की हिकमत थी, खान साहब ने अलग फैसला जदोजहद करने का। हम उनके दुआगू हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने गुड लक कहा है, लेकिन हम तैयारियां जरूर करेंगे क्योंकि हमारा अपना तरीक़ाकार है, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर इसी अंदाज से हुक्मरानी चलेगी, इसी पनामा के मामले पर पूरा कौम उनसे पनामा का सवाल पूछते, चूर से भागते, सारी उम्र एहसाब 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 करते रहे, अब खुद ही भाग रहे। जरूरत पड़े तो अदालतों पर हमले करें, हम भी करेंगे, सियासत क्यों नहीं करेंगे। तो आप लोगों का एहतजाज इस नौयत का होना चाहिए, उस नहज पे होना चाहिए कि वाकई हुक्मरानों का एहतजाज हो, बहुत एहतसाब हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एमक्यूएम के रहनुमा साजिद अहमद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के रवैये में पिछले कुछ दिनों से शिद्दत आ रही है। आपके अहम रहनुमाओं ने तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा ने कई बार कहा कि इसे दीवार से लगाया जा रहा है, आपने कई बार एहतजाज भी किया, और अब आप लोगों ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान किया। पहले भी आप बहुत बार असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुके। क्या इन तमाम मसाइल का हल इस्तीफ़े ही हैं साजिद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम।
दूसरा ये कि जो इस्तीफ़े का स्टैंड MQM लेने जा रही है मुस्तक़बिल के अंदर, उसकी बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि एक तो MQM के ख़िलाफ़ 2013 से जो ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी आ गई है। अच्छा, कराची ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, MQM ने इसको सपोर्ट किया था, अल्ताफ़ ने इसको सपोर्ट किया था, और जो तय हुआ था ज़रबे अस्फ़ के तहत भी जो बाद में तय हुआ, और जो तय किया नेशनल एक्शन प्लान के तहत, ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ नहीं है, ये चीज़ आप वहाँ बैठ के नहीं, अच्छा, मैं भी ये वादे कर रहा हूँ कि आप ये वहाँ बैठ कर बोल रही हैं कि ऑपरेशन MQM के खिलाफ नहीं हो रहा। आप भी ग्राउंड पर आएँ और मैं आपको कराची के उन एरियाज़ के अंदर ले जाऊँगा जहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान का मारवादा कत्ल हुआ। 64 कारकुन MQM के मारवादा कत्ल हो चुके हैं। MQM के 1000 कारकुन इस वक्त जेलों के अंदर हैं। MQM के 130 कारकुन इस वक्त लापता हैं। फिर MQM के अगेंस्ट एक जमात बना दी गई है। मेरे ख्याल में ऑपरेशन तय ये पाया था नेशनल एक्शन प्लान के तहत। MQM उसको अपोज कर रही थी। बाकायदा तौर पर इदारों के लोगों ने अल्ताफ़ भाई से बात की और यकीन दिलाया कि जेट ब्लैक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हमेशा की तरह फिर नीयत चेंज हो गई और MQM के खिलाफ इस ऑपरेशन का रुख चेंज कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन के होने के बाद कराची के अंदर क्या हुआ, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के मैं मुख्तलिफ देखता हूँ कि जर्नलिस्ट एंकर ये बात करते हैं, तस्दीर लिखे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी का नाम लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो पाकिस्तान की कलदन तंजीमों का नाम भी लिया था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कराची में ऑपरेशन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। क्या इससे ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि कायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई की तहरीर पर पाबंदी, तकरीर पर पाबंदी, तस्वीर पर पाबंदी, MQM की सरगर्मियों पर पाबंदी, MQM के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आप कह रही हैं MQM के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा। MQM के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा रहा है, MQM के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, MQM की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। क्या ये सब चीज़ें वाज़ेह नहीं हो रही कि ये ऑपरेशन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हो रहा है? अगर आप वहाँ से बैठ के ये अल्फाज आप अदा कर दें कि मुत्तहदा बात ये नहीं है, बात ये नहीं है साजिद अहमद साहब। मिसाल के तौर पर आप कराची में आए, मैं बहुत बार कराची आई, आप कराची में आए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। अच्छा, अब अगर MQM के अंदर क्रिमिनल हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, कराची में 3 ऑपरेशन हुए हैं। 1992 का ऑपरेशन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ऑपरेशन, और अब मौजूदा दौर के अंदर ऑपरेशन। हर ऑपरेशन की मुत्तहदा कौम ने सपोर्ट की, हिमायत की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि MQM भी चाहती है कि पूरे पाकिस्तान में अमन हो और कराची में भी अमन हो। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची पूरे पाकिस्तान को 67-70% रेवेन्यू देता है। कराची में ऑपरेशन के लिए सब तैयार हैं। महाजरों का कत्लेआम करने के लिए सारे तैयार हैं। MQM पर बैंड लगाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, सब उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन कराची के लोगों को लेकिन ये भी तो हकीकत माने ना कि जो भी पकड़ा जाता है उसका ताल्लुक MQM से क्यों निकलता है? आप लोग इस हकीकत को भी माने ना, ये भी तो एक ग्राउंड रियलिटी है ना। कि जो भी पकड़ा जाता है, चाहे वो टारगेट टेलर हो, वो उनका ताल्लुक MQM से निकलता है। हर इल्जाम MQM पर ही क्यों लगता है? अच्छा, आपको याद होगा, थोड़ा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको, कि 1992 को मुत्तहदा कौम के खिलाफ ऑपरेशन किया। अच्छा, उससे पहले ये कहा गया कि MQM के अंदर क्रिमिनल है। MQM ने उन क्रिमिनल को निकाल के बाहर कर दिया। 1992 का ऑपरेशन हुआ, टर्कों पे बिठाकर उन क्रिमिनल को ले आए। फिर MQM ने दोबारा क्रिमिनल्स को बाहर किया और आप देख लें कि दोबारा इदारों ने, ताकतवर कुव्वतों ने पाकिस्तान की आज पाकसर ज़मीन की सूरत में एक जमात MQM के अगेंस्ट बना दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी बहुत बड़ी है, 1 लाख कारकुन है, इसमें अच्छे बुरे खराब लोग भी आ जाते हैं। तो अगर हम उनको निकालेंगे तो दूसरे हाथ रख देंगे, दूसरे लोग हाथ रख देंगे, उन क्रिमिनल्स की सियासी जमात बना दी जाएगी, उनको एक्टिव कर दिया जाएगा, उनको ग्राउंड पे लिया जाएगा। तो ये कौन सा इंसाफ है? MQM के खिलाफ तो नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर कोई पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर मचाती है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। यही शिकायत, यही एहतजाज MQM भी करती है। ये ऑपरेशन तो सबके खिलाफ है, ये पार्टीज के खिलाफ नहीं है, ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये सियासी जमातों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि एक स्पेसिफिक पार्टियों के खिलाफ नहीं, पार्टियों में मौजूद जो दहशतगर्द, जो जराइम पेशा अफराद हैं, ये उनके खिलाफ ऑपरेशन है। देखिए, ये रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत दफ़ा हमारे डिस्कशन में आ चुके हैं और इनका इज़हार किया गया कि इतने फ़ीसद भत्ता खोरी ख़त्म हुई, इतनी चाइना कटिंग के अंदर कमी आई, ये दहशतगर्दी में बहुत हद तक कमी आई, कराची की मईशत का पहिया फिर चलना शुरू हो गया, कराची में लोगों में कॉन्फिडेंस आया। अगर ये सब कुछ हुआ है और पिछले 3-4 साल के ऑपरेशन के बाद हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन ने एक बड़ी हद तक कुछ तो काम किया। अच्छा, अब सिर्फ मेरी गुजारिश अपने MQM के दोस्तों से और भाइयों से ये है
कि अगर हम ये इसको इस तरह फ्रेम कर लें कि MQM के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि कराची के क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन है, तो ये किस हद तक उससे एग्री करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, अगर ये बड़ी हद तक उससे एग्री करने के लिए तैयार हैं तो भले उसमें डॉक्टर आसिम का भी नाम ले लेते हैं, बाकी लोगों के नाम भी ले लेते हैं। बेशक टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो सकी अब तक, और उसके 2-3 मजहर तो पिछले दिनों में नजर आए जहां पर अमजद साबरी को मार दिया गया और उसके बाद एक आध और इस तरह। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती है कि हम एज अ MQM की हद तक। एक और सवाल, क्योंकि साजिद साहब अवेलेबल हैं तो मैं उनसे एक से गुजारिश कर, देखिए MQM फौज से नाराज़ है, MQM रेंजर से नाराज़ है, MQM सूबाई हुकूमत से नाराज़ है, MQM फेडरल गवर्नमेंट से नाराज़ है, MQM पार्लियामेंट से नाराज़ है, MQM तकरीबन पाकिस्तान के बाकी हर इदारे से नाराज़ है। तो थोड़ा सा कभी रुक के MQM को सोचना चाहिए कि यार इस देर कोई हमारे अंदर भी कुछ ऐसी कमी या खामी रह गई है। और दूसरा मैं ये वाजे कर दूं, किसी ने पिछले 6-8 माह जब से ये MQM या 1-1.5 साल से जब MQM ये बोल रही है, किसी ने हम में से ये नहीं कहा कि MQM पे बैन। जिसने बात की उसको उधर ही चुप करा दिया गया कि MQM और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल। अब MQM किस हद तक अपने आप को साफ करती है, ये MQM की जिम्मेदारी है। अगर बढ़ के करेगी तो बाकियों को ये काम नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगी तो फिर बाकी लोग बीच में आके करेंगे। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी था कि जहाँ जहाँ खामियां कमियां रह गई हैं उनको ओन कर लिया जाता, कहा जाता हमसे गलतियां हुई, आइंदा नहीं होंगी। ये हर अदारे की एक जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ कमियां खामियां हैं वहाँ पे खड़े होकर कहें कि हमसे गलतियां हुई। इवन पनामा लीक्स की, इवन किसी और अदारों की जहाँ करप्शन होती है, सबको खड़े होकर कहना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई, आइंदा नहीं होंगी। MQM भी उसी का हिस्सा है। मेरा ख्याल है MQM को अपने आप को इस तरह दीवार के साथ लगा के मजलूमियत का इजहार करने की बजाय एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, साजिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जफर हिलाली साहब, आज आप MQM का जो कैंप लगा है, आती हूँ साजिद साहब आपकी तरफ। हिलाली साहब भी आज आप इनके भूख हड़ताली कैंप में गए, आपने कितनी शिद्दत देखी इनके एहतजाज में? पहले तो बात यह है कि जब मैं उधर बैठा हुआ था इनके जो प्रोटेस्ट पे, मैं ये सोच रहा था 1993 का मैंने सोचा, जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं भी कराची में था और वो एक ब्रीफिंग ले रही थी ऑन द सिचुएशन इन कराची, और यही कंप्लेंट्स जो ये कह रहे हैं उस वक्त MQM के ख़िलाफ़ जो उनके जो अपोनेंट्स थे वही कर रहे थे। बार बार वो आ रहे थे और कह रहे थे हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें मारा किया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है और ये वो। मैंने सोचा आज रिमार्केबल, कंप्लीटली द ऑपोजिट, इसलिए कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं द बूट इज ऑन द अदर फुट। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आज का टर्नआउट कराची में इतना कोई ख़ास नहीं था, जितना इनके पास सपोर्ट था मेरे ख्याल में लगता है ऐसा है कि उनसे ज़्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये पाक सरजमीन पार्टी का इम्पैक्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं बताऊं इस वक्त क्या हो रहा है शाजिया, एज अ कराची सिटीजन इस वक्त ये हो रहा है कि मुझे फ़िक्र है एज अ कराची आई, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, मुझे फ़िक्र ये है कि कराची जो है इट लेज द गूस, इट इज़ द गूस दैट लेज द गोल्डन एग। कराची के पैसे जो हैं वो सपोर्ट डेवलपमेंट इन द प्रोविंस एंड इन द सिटी एंड इन द फेडरेशन। अब मैं ये जानना ये चाहता हूं कि कराची के पैसे अगर प्रोविंस में ही खर्चेंगे इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है लोकल गवर्नमेंट को, तो कराचीआइट्स को क्या मिलेगा? और अगर फेडरेशन की तरफ चले जाएगा तो फेडरेशन तो वो जिस तरीके से वो पैसे उड़ाते हैं हमें पता है, तो क्या हमारे को अपने सिटी के टैक्स देने से और अपने सिटी से हमें क्या वापस मिल रहा है? ठीक है, हिलाली साहब मुझे ब्रेक लेने दें, हिलाली साहब मुझे ब्रेक लेने दें। मैनेजमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, हिलाली साहब ब्रेक लेने दें। साजिद साहब मैं वापस आऊँ, साजिद साहब ने जो सवालात उठाए, खासकर ये सवाल कि आखिर MQM ही तमाम इदारों से क्यों नाराज़ है, MQM अपने अंदर क्यों झांक कर नहीं देखती है। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी साजिद साहब से। जी
जी, आपकी इजाज़त से और साजिद साहब की इजाज़त से सिर्फ एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ। सवाल तो नहीं है, एक कमेंट है, इसके ऊपर भी अगर रिफ्लेक्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यूँ लगता है कि MQM जितना अपने आप को इर्रेलेवेंट बना रही है, क्योंकि इर्रेलेवेंट जब वो बनती है, जब वो बिल्कुल इस किस्म के मामलात में चली जाती है कि जिनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं होती, तो वो ये नहीं महसूस कर रही कि PPP कराची में ख़ास तौर पर फिर से एक तरह से एक थोड़ी सी जान पकड़ रही है। PTI PSP मुझे नहीं पता कितनी बड़ी पार्टी बनी है या बन जाएगी, लेकिन PTI और बाकी जो जमातें, पॉलिटिकल जमातें, बाहर सूरत कराची के ये नक्शा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। जितना ये अपने आप को मजलूम करके कोने से लगा के बैठेंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे और साकित रहेंगे, तो मूवमेंट, दूसरी पॉलिटिकल मूवमेंट पार्टियों में जारी रहेगी। इससे ये लोग और लूज करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक पेश नज़र रहना चाहिए, इससे पहले कि ये बहुत मजलूमियत के तहत अपने आप को बिल्कुल बंद कर दें या जो एक रेलेवेंस है उसको खो दें। जी साजिद साहब। नंबर 1 ये कि जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि दूसरी पार्टियां कराची के अंदर इन हो रही हैं, तो मेरे ख़्याल में ये ख्वाब आज से पहले बहुत सारे लोग देख चुके हैं और बहुत सारे लोग ट्राई भी कराची के अंदर कर चुके हैं। कभी PTI को आपको पता है कि किसने सपोर्ट किया था। बहरहाल उनके यहाँ जलसे भी हुए, आपने देखा कि एक ज़माने में उनको 8 लाख वोट भी मिले, एक हवा चली थी उस वक्त, लेकिन बल्दियाती जो इलेक्शन है उसमें दुनिया ने देख लिया कि उनका क्या हाल हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि कराची एक ऐसा सिटी है कि जहाँ के लोग पढ़े लिखे बाशऊर हैं, जो समझते हैं जुल्म और ज़्यादती को, जिनको अंदाज़ा है चीज़ों का। अच्छा, आप शहजाद साहब, आप ग्राउंड पर नहीं है मेरे ख्याल में ना, आप आएँ 90 पर आएँ, आप हमारे साथ चलें उन घरों के अंदर जिनके बच्चे मारे गए हैं इस ऑपरेशन के दौरान, इन फोर्सेस के हाथों, पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों। आखिर ये पाकिस्तान के लोग हैं ना सब के सब। अब मिसाल के तौर पर MQM के अंदर क्रिमिनल है, ये MQM में क्रिमिनल जमात है, तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बल्दियाती इलेक्शन, कौमी के सूबाई के इलेक्शन मेरे ख्याल में 10-12 मरतबा हो चुके हैं, और इन 10-12 इलेक्शन में MQM अपनी जगह स्टैंड किया उसने और अपनी जगह पर खड़ी रही, और बार बार कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने, अंदर सिंध के लोगों ने इसको वोट दिया, और इसको वोट देने के बाद ये साबित किया कि शायद कराची के मसाइल की वाहिद हल, जो अगर किसी के पास हल है कराची का, तो वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास। नंबर 1, इसका मतलब ये कि जज लोग हैं और लोगों ने बार बार प्रूव किया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ हैं। अच्छा, अब बात आ रही है ऑपरेशन की, और आप कह रहे हैं कि MQM खुद मजलूमियत का लिबादा ओढ़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MQM को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कोई जमात खुद दीवार के साथ क्यों लगेगी, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई है। अच्छा, इसका बार बार प्रूफ भी हुआ है। मिसाल के तौर पर 92 का ऑपरेशन हुआ, ब्रिगेडियर इंतजाम साहब ने आकर बोला कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ ज़्यादती हुई है और इससे सॉरी करते हैं। फिर उन्होंने सॉरी भी की, और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़रा आज़म, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब भी 90 पर चल के आए। गलत किया ना तो चल के आए, गलत हुआ तो चल के आए। उन्होंने कहा कि सॉरी, हमसे पूछ कर ये ऑपरेशन नहीं किया गया था, इदारे के लोगों ने हटधर्मी और ज़्यादती MQM के साथ की। फिर बेनज़ीर साहबा चल के उन्होंने भी सॉरी की। बात यह है कि आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनका अज़ाला कहीं से तो होना है। सूबाई असम्बलियों से आप नाराज़ हैं, हुकूमत से आप नाराज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट से आप नाराज़ हैं, रेंजर्स जो कर रही हैं उनसे आप नाराज़ हैं। आखिर आपके इन मसाइल का हल किसी के पास तो है। अकेले बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अपने आप को हर इदारे से रेलेवेंट करेंगे तो आपकी सुनेगा कौन? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे यही इदारे, सुनेंगे यही हुकूमत को सुनना होगा, सिंध हुकूमत को सुनना होगा, वफाकी हुकूमत को सुनना होगा, इदारों को सुनना होगा। अच्छा, वो इसलिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डोमिनेट नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो मैं ये कहूँगा गलत आप कह रहे हैं। जो आप सड़कों पर आ जाते हैं, ये जमहूरियत ही है, नहीं है जमहूरियत, ये सिर्फ दिखाने की जमहूरियत, ये दिखाने की जमहूरियत है, ये दिखाने की, यानी कि हाथी के साथ दिखाने के और खाने के, और ये दिखाने की बातें हैं। कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होती, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होता, तो वफाक को, रेड जोन को, इस्लामाबाद को 3 महीने तक बंद किया गया। आखिर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? एक मिनट, उनके खिलाफ मेरी बात तो सुनेंगे आप, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद को PTI ने 3 महीने बंद रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, इसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बात करती हैं आप, अगर इंसाफ की बात करते हैं तो मॉडल टाउन का वाक़या पंजाब के अंदर हुआ, आप उसकी फर्स्ट JIT उठाकर देखें तो उसमें CM सिंध, CM पंजाब, PM पाकिस्तान का नाम था। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम ये पूछने में, पाकिस्तान के लोग ये पूछने में हक बजानिब हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आप आगे जाएं, अंदरूनी सिंध के अंदर गुज़श्ते दिनों आपने देखा होगा असद खरड़ को पकड़ा गया था। असद खरड़ को जिस वक्त पकड़ा तो उन्होंने रेंजर्स के लोगों को वेपन छीन के थानों के अंदर बैठा दिया गया था। अगर यही जुर्म, अगर यही गुनाह अगर मुत्तहिदा कौम का कारकुन कर लेता तो उसकी लाशें रोडों पर मिलती, एमक्यूएम के मरकज पर छापा मारा जाता, एमक्यूएम के कारकुनान को उड़ा के रख दिया जाता। ये इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर। और आपने देखा उसी असद, मेरी बात सुने शाह साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने देखा कि उसके बाद असद खरड़ को जेल में सेटिंग से बंद किया गया, फिर सेटिंग इदारों से हुई और फिर वो मामूली मुकदमात में बंद होकर बाहर आ गया। ये इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर, ये जमहूरियत है, ये सियासी जमातें। अगर ये जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत बना ला दो, अगर ये जमहूरियत है तो ऐसी असम्बली बना ला दो, अगर ये जमहूरियत है तो ऐसे लोगों पर ना ला दो जो पाकिस्तान के अंदर इस जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती तो पार्लियामेंट का दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता था, पाकिस्तान के आइन को कोई गाली नहीं दे सकता था। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तासुब है, पाकिस्तान के अंदर अज़बियत है, पाकिस्तान के अंदर जुल्म है, पाकिस्तान के अंदर आज महाजिरों को दीवार से लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं मुहाजिर कार्ड क्यों खेलते हैं? मुहाजिर तो पूरे पाकिस्तान में है, हर बार मुहाजिर कार्ड खेलते हैं। मुहाजिर तो पूरे पाकिस्तान में है। मुहाजिर कार्ड सुने, मुहाजिर कार्ड इसलिए खेल रहे हैं, मेरी बात सुन लिया, बड़ा भरपूर तरीके से आप ही बोला इससे पहले। 2 मिनट रह गए, मुझे क्लोजिंग। मुहाजिर कार्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आता है तो वो नारा लगाता है जाग पंजाबी जाग का, जब पीपल्स पार्टी में बुरा वक्त आता है तो वो जाग सिंधी जाग का नारा लगाती है, जब एनपी पे नारा बुरा वक्त आता है तो वो पठान का नारा लगाते हैं। तो हम पाकिस्तान 20 लाख जानों को नजराना पेश किया। सुन लिया, कह रही कि महाजरों के साथ अब आप भी सुन लेना, आपका मौक़िफ़ इतने भरपूर तरीके से हमने सुना है। अगर आप कौमों के साथ ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे तो बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश क्यों बना? साजिद साहब प्रोग्राम ऐसे नहीं होते, दूसरे मेहमान भी बैठे हैं, आपने सुनाया, सुनने की हिम्मत भी रखे। बांग्लादेश बनने की बुनियादी वजह भी यही बात तो सुनो आगे से, ज्यादती और हटदर्मी थी। सुन तो ले, को देखे आप तारीख का मुताला, बाकियों की भी सुनो, बाकियों की भी सुनो। सियासतदान साहब आ रही हूँ, शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, सुन लेना। आप भी साजिद साहब सुन ले, तो हमने भी सुना ना, तो साजिद साहब सुन ले। हिलाली साहब फरमाए। जी मैं भी फरमाऊंगी, अगर काश के ये साहब जो बोलते जा रहे हैं, हालांकि अब कोई उनको सुन भी नहीं रहा है, काश के ये साहब मेरे साथ होते उस वक्त जब हकीकी के लीडर बेनज़ीर भुट्टो के सामने बैठ के टॉर्चर बाय टॉर्चर, डेथ बाय डेथ कहानी बता रहे थे कि उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या और उनके फैमिली के साथ क्या हुआ। बिल्कुल। और अगर वो इस वक्त उधर होते उनके साथ मेरे ख्याल में कभी ऐसी बात नहीं करते। मैं एक बात करूंगा, सुन ले, प्रोग्राम में मुझे क्लोजिंग भी देनी है, मुझे ज्यादती हुई ना, मेरी आखिरी बात करूंगा। अगर उनके साथ ज्यादती इस तरह बोल रहे हैं कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो वो 10 मरतबा इलेक्शन में खड़े हुए, लोग उनको वोट दे दे, लोग उनके मुंह पर सियासी थप्पड़ मारे, सियासी थप्पड़ मारे। आप लोग कराची के लोगों को, साजिद साहब प्रोग्राम ऐसे नहीं होते, दूसरों की सुन भी ले, मुझे क्लोजिंग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़ीज़ को भी वोट मिला था, नाज़ीज़ को भी वोट मिला था भाई साहब, जर्मनी के हिस्ट्री में जाएं, नाज़ीज़ को भी वोट मिला था। आप क्या बात कर रहे हैं खुदा के लिए? छोड़े जर्मनी को यार, पाकिस्तान को लेके बैठे, छोड़े जर्मनी को। क्लोज कर दूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। साजिद साहब प्रोग्राम इस तरह नहीं होते। अगर आपको प्रोग्राम में बुलाया है, आपको मौका दिया है, आपका मौक़िफ़ सुना है, तो प्लीज हिम्मत भी रखें और प्रोग्राम के जो दूसरे गेस्ट हैं उनको भी मौका दें। बड़ी मेहरबानी आपकी। प्रोग्राम इस तरह ना तो सुने जाते हैं, ना कुछ समझ आती है प्रोग्राम की। शहजाद चौधरी साहब आप लास्ट कॉमेंट दे दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊँ। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ इनकी बातें सुन के, क्योंकि ये सियासतदान है और सियासतदान सुनने की ताकत नहीं रखता। पहली बात यह है कि इन्होंने जितनी बातें की हैं वो सब दुरुस्त हैं। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने पंजाब का जिक्र किया, इन्होंने फलाना जिक्र किया, इन्होंने खरल का जिक्र किया। अरे भाई, यही पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इस मजलूमियत को छोड़ के इन पॉलिटिकल इश्यूज को परसू करो। ये सियासत है, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस कंट्री। हम एग्री करते हैं आपसे कि जमहूरियत, जिस किस्म की जमहूरियत पाकिस्तान में है, गालिबन इस पे लानत भेजी जा सकती है, लेकिन आपका क्या किरदार है? अपने किरदार को झांक के देख लीजिए भाई मेरे।
अनफॉर्चुनेटली वहां पर सब मेरा ख्याल है रूथलेस से। ठीक है शहजाद साहब, मुझे क्लोजिंग देनी है। एहतसाब। शहजाद साहब मुझे क्लोजिंग देनी है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जफर हिलाली साहब, साजिद अहमद साहब, शहजाद चौधरी साहब। नाइट एडिशन का वक्त खत्म हो गया है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।